एक छोटे से गांव में रामप्रसाद नामक एक साधारण किसान रहता था, जिसके परिवार में उसकी चौथी पत्नी और 3 बेटे थे। उनकी आजीविका का साधन उनकी खेती थी, जिससे वह अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। आज रामप्रसाद अत्यंत आनंदित था, क्योंकि उसकी पत्नी ने एक चौथे बेटे को जन्म दिया था। आसपास के लोग बधाइयां दे रहे थे और रामप्रसाद का हृदय खुशी से उमड़ रहा था। वह कह रहा था, प्रभु ने मुझे 4 कंधे दिए हैं, अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। रामप्रसाद ने अपने बड़े बेटे का नाम रामू, दूसरे का श्यामू और तीसरे का राजू रखा था। चौथे बेटे को उन्होंने राजा नाम दिया, क्योंकि उसके प्रति उनका विशेष स्नेह था। आंगन में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए रामप्रसाद ने अपने बड़े बेटे रामू से, जो अब लगभग 14 वर्ष का था, कहा, रामू, अब घर की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी है। इस पर रामू ने अपने पिता से कहा, जी बापू, जैसा आप कहेंगे मैं वही करूंगा। रामू ने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब खेती बाड़ी में पिता का हाथ बटाने लगा था। समय के साथ बाकी दोनों बेटे भी बड़े हो गए। श्यामू पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया, जबकि राजू एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। समय बीतता गया और रामू का विवाह हो गया। उसकी पत्नी ने घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। श्यामू और राजू भी अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। छोटा बेटा राजा, जो अपने नाम के अनुरूप घर में ही राजा की तरह रहा करता था, अब युवा हो गया था। समय का पहिया घूमता रहा और रामप्रसाद भी वृद्धावस्था में पहुंच गए। एक दिन हंसते हुए उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, अब तीर्थ यात्रा कर आई? इस पर लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे क्यों तीर्थ जाना है? मेरे 4 बेटे हैं और अब नाती पोतों को खिलाने का समय आ गया है। समय तेजी से बीतता गया। सभी बेटों का विवाह हो गया, लेकिन एक दिन अचानक छोटा बेटा राजा घर से कहीं चला गया। 3 साल बीत गए और उसका कुछ पता नहीं चला। कुछ लोग कहते कि वह साधु बन गया, तो कुछ लोग कहते उसकी मृत्यु किसी ट्रेन हादसे में हो गई। गांव में इस विषय पर तरह तरह की चर्चाएं होती। लक्ष्मी अपने पति से कहती, पता नहीं मेरा बच्चा कहां चला गया। अचानक एक दिन फोन की घंटी बजी। लक्ष्मी ने फोन उठाते ही अपने बेटे की आवाज पहचान ली। श्यामू था वह। लक्ष्मी ने स्नेह से कहा, बेटा खुश रहो, बाल बच्चे सुखी रहे, सब ठीक है ना? उधर से श्यामू की आवाज आई, हाँ अम्मा, सब ठीक चल रहा है। हमने नया घर खरीदा है, जिसमें 4 कमरे और एक आंगन है। सोच रहे हैं कि जो सोनू मोनू श्यामू के बच्चे हैं, उनके लिए आंगन में झूला लगवा दो। लक्ष्मी हर्षित होकर बोली, बहुत अच्छे, खूब तरक्की करो बेटा, दूधों नहाओ, पूतों फलों। और बताओ, राजू से कोई बात हुई? सुना है वह विदेश जाने की तैयारी कर रहा था, क्या गया वह? श्यामू ने जवाब दिया, अम्मा, मुझे भी पक्का नहीं पता कि वह गया है या नहीं। उसकी तरफ से कोई खबर नहीं मिल रही है, फोन भी नहीं लग रहा। इतना कहकर उसने जल्दी से कहा, अच्छा अम्मा, मैं अब फोन रखता हूं। लक्ष्मी ने फिर से निवेदन किया, बेटा बच्चों से तो बात करा दो, हेलो हेलो। लेकिन उधर से फोन कट गया। रामप्रसाद, जो बगल में बैठे थे, लक्ष्मी से पूछते हैं, क्या हुआ? लक्ष्मी थोड़ी निराश होकर कहती है, फोन कट गया, लेकिन सुनो, श्यामू ने नया घर खरीदा है, क्यों ना अगले महीने कुछ दिन वहां रुकने चले? रामप्रसाद सहमति में सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, वहां जाकर रहेंगे। थोड़ी ही देर में रामू, जो उनका बड़ा बेटा है, ट्रैक्टर लेकर आता है। उसे देखकर रामप्रसाद पूछते हैं, ये ईंटें क्यों गिरा रहे हो? रामू उत्तर देता है, बाबूजी, सोचा कि सामने एक कमरा बनवा लूं, ताकि कोई मेहमान आए तो उसे आरामदायक जगह मिल सके। इस पर रामप्रसाद गर्व से बोले, बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा। लक्ष्मी के चेहरे पर एक चिंता की झलक थी। वह बोली, इतनी जरूरत क्या है, पहले से ही 5 कमरों वाला घर है, तुम सबके लिए एक एक कमरा है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, तुम नहीं समझोगी। कुछ समय बीता। एक दिन रामप्रसाद ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, क्यों ना हम दिल्ली जाकर श्यामू का नया घर देखाए? बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए भी। लक्ष्मी सहर्ष तैयार हो गईं और दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने श्यामू के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही एक महिला सामने आई और उसके पीछे एक विदेशी नस्ल का कुत्ता, जो उन्हें देख भौंकने लगा।
रामप्रसाद ने उस महिला से कहा, बेटा, हम श्यामू के माता पिता हैं। वह महिला बोली, आप यहीं रुकिए, मैं अंदर जाकर पूछती हूँ। वह औरत अंदर गई और कुछ देर बाद लौटकर बोली, बाबूजी, अम्मा जी, आइए अंदर बैठिए। दोनों नरम सोफे पर बैठ गए। रामप्रसाद ने पूछा, श्यामू कहीं गए हैं क्या? वह बोली, जी, वह ऑफिस गए हैं, और पानी के 2 गिलास एक ट्रे में रखकर कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद श्यामू अपनी महंगी गाड़ी से उतरा। उसे देखकर रामप्रसाद अपनी बाहें फैलाकर उसके पास गए, लेकिन श्यामू ने तुनक कर कहा, इस तरह बिना बताए आ जाते हैं क्या? और कोई काम नहीं है आप लोगों को? रामप्रसाद और लक्ष्मी अवाक रह गए। श्यामू का कुत्ता पास आया तो उसने उसे लाड जताते हुए पूछा, अरे मेरा बेटा कैसा है, दूध पिया कि नहीं? और थोड़ी देर कुत्ते को दुलारते हुए माता पिता को अनदेखा कर दिया। यह सब देख रामप्रसाद ने लक्ष्मी का हाथ थामा और घर से बाहर निकल गए। पास की चाय की टपरी पर जाकर रामप्रसाद ने 2 कप चाय और कचौड़ी ली। लक्ष्मी को पकड़ाई, पर वह बोली, मुझे भूख नहीं है। रामप्रसाद ने समझाया, चुपचाप खा लो। गलती हमारी थी जो बिना बुलाए बेटे से मिलने चले आए। भूल जाओ ऐसे बेटों को। लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे। बेटे का यह व्यवहार उसे सहन नहीं हो रहा था। रामप्रसाद ने फिर से दिलासा देते हुए कहा, खा लो, आगे और क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा, कौन जाने। अगले दिन दोनों गांव लौट आए। घर पहुंचते ही बड़ी बहू ने चाय ला दी। रामप्रसाद ने कहा, बाहर का कमरा बन गया लगता है, 2-4 दिन में पूरा हो जाएगा। बड़ी बहू ने सिर हिलाया, लेकिन लक्ष्मी अब भी खामोश थी। उसके मन में न जाने क्या चल रहा था। 15 दिन में कमरा तैयार हो गया। पुराना पंखा और लाइट की व्यवस्था भी कर दी गई, पर आज सुबह से कुछ खामोशी थी। रामप्रसाद ने पूछा, क्या बात है, कोई दिखाई नहीं दे रहा? लक्ष्मी बोली, क्या पता, 10 बज गए हैं, चाय बनाकर लाऊं क्या? रामप्रसाद चिंतित होकर बोला, अरे तुम अंदर जाकर देखो, कोई बीमार तो नहीं है। लक्ष्मी बहू के कमरे की ओर गई। तभी उसने अंदर से आवाज सुनी। बहू कह रही थी, क्यों नहीं पूछ लेते, पैसे कहाँ हैं? मैंने वहीं रखे थे और अब गायब हैं। घर वाले ही चोर हो तो क्या करें? रामू उसे समझा रहा था। चुप रहो, अम्मा बाबूजी सुन लेंगे। बहू बोली, सुन लें, क्या मैं डरती हूं किसी से? लक्ष्मी दरवाजे पर ठिठकी खड़ी थी। लक्ष्मी ने एक गहरी सांस ली और बोली, अरे माँ, कुछ नहीं, बस रुपए 15,000 कल मेज पर रखे थे और अब पता नहीं कहाँ गायब हो गए। बाबूजी कल बिजली का बिल भरकर बचे हुए पैसे यहीं पर रखकर गए थे। उनके अलावा और कोई इन्हें नहीं छू सकता। बेटे ने आश्चर्य से देखा तो लक्ष्मी ने अपनी सोने की चेन गले से उतारकर उसे पकड़ाते हुए कहा, लो, यह चेन 15,000 से भी अधिक कीमती है। अब चुप हो जाओ। हमने लाखों रुपए तुम पर लुटा दिए और अब तुम अपने ही पिता पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। लक्ष्मी यह कहते हुए घर के बाहर लगे नीम के पेड़ के पास जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद रामप्रसाद ने पास आकर पूछा, क्या हुआ लक्ष्मी, इतनी उदास क्यों हो? लक्ष्मी ने थकी हुई आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही थक गई हो। थोड़ी देर रुककर वह बोली, जब हमारे 4 बेटे हुए थे तो आपने कहा था कि ये बुढ़ापे की लाठी होंगे, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं लगता? रामप्रसाद ने समझाते हुए कहा, लक्ष्मी कैसी बातें कर रही हो, अपने ही बच्चे हैं, कुछ हुआ क्या? लक्ष्मी ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। अगली सुबह रामप्रसाद और लक्ष्मी ने बेटे रामू से कहा, उठ बेटा, कुछ बात करनी है। रामू ने उनींदी आंखों से कहा, क्या बात है बाबूजी? रामप्रसाद बोला, बेटा, सुबह के 6 बजे बज रहे हैं, नई बात क्या है? रामू ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, आप दोनों उस नए कमरे में चले जाइए। माँ, अब आप लोगों की सेवा करके थक चुकी हैं। 2 बच्चों को भी देखना होता है, घर का काम भी संभालना पड़ता है, और वह भी इंसान है, मशीन नहीं। रामप्रसाद ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ बेटा, हम जानते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने भी तो 4-4 बच्चों को अकेले संभाला है। आज भी वह तुम्हारे दोनों बेटों का सारा काम करती है। खिलाने से लेकर कपड़े धोने तक सब कुछ तुम्हारी माँ ही करती है। रामू गुस्से में बोला, तो आपका कहने का मतलब है कि मेरी पत्नी कुछ नहीं करती? लक्ष्मी चौंक कर उठ बैठी और बोली, बस रामप्रसाद, चलो, अब हमें नया घर मिल गया है, सामान बांधो और चलो यहां से। रामप्रसाद ने कहा,
ये क्या कह रही हो लक्ष्मी? लेकिन लक्ष्मी ने दृढ़ स्वर में कहा, चुप रहो, बस चलो। दोनों ने चुपचाप अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। पोते उनके पास आकर लिपट गए, रोते हुए बोले, दादा दादी, आप हमें छोड़कर मत जाइए। रामप्रसाद और लक्ष्मी ने पोतों को सांत्वना देते हुए कहा, अरे रोते क्यों हो, हम यही पास के कमरे में ही तो जा रहे हैं। रामप्रसाद कमरे से बाहर निकलते ही लक्ष्मी को कुछ काम बोलकर रवाना हो गए। जब काफी समय बीत गया और वे लौटे नहीं तो लक्ष्मी की चिंता बढ़ने लगी। वह बुदबुदाई, इतनी देर हो गई, आखिर गए कहां? तभी उसने रामप्रसाद को आते देखा। वह बोले, अरे सब्जी, तेल, मसाले, चावल, आटा सब तो घर में चाहिए ना, यही लेने गया था। लक्ष्मी ने हैरानी से पूछा, कहां से लेकर आई ये सब? मुस्कुराते हुए रामप्रसाद बोले, दुकान से। चलो अब गर्मा गर्म आलू की सब्जी और पराठे बनाओ। लक्ष्मी ने उनके लिए सब्जी और पराठे तैयार किए। खाने के दौरान रामप्रसाद ने कहा, खाओ लक्ष्मी, बढ़िया बनते हैं तुम्हारे हाथों से। अब हमें और भी मजबूत बनना होगा। मेरी नौकरी लग गई है एक कपड़े की दुकान पर। रामप्रसाद ने गर्व से बताया, मुझे रुपये 5,000 महीना मिलेगा, बस दिन भर की बिक्री का हिसाब रखना होगा। लक्ष्मी ने तसल्ली से कहा, ऊपर वाला हमारी मदद कर ही देता है। कुछ समय बाद रामप्रसाद ने एक गाय खरीदी, फिर एक टेलीविजन और कुर्सी भी ले आए। दोनों टेलीविजन पर कोई कार्यक्रम देख रहे थे। उनकी हंसी की आवाज बाहर तक गूंज रही थी। रामू की पत्नी ने रामू से कहा, देखो इन्हें अलग करके कितने खुश हैं। इस उम्र में भी रुपये 5,000 कमा रहे हैं। अगर तुमने जल्दबाजी में इन्हें बाहर न निकाला होता तो ये पैसे हमारे काम आते। रामू चिढ़ते हुए बोला, मुझे मत कोसो, एक काम करते हैं, उन्हें नए कमरे से भी निकाल देते हैं। अगले दिन दोनों उनके पास पहुंचे। लक्ष्मी बाहर आकर पूछी, क्या बात है? वे बोले, निकलो यहां से। लक्ष्मी ने संयम से जवाब दिया, तुम्हारे बाबूजी यहां नहीं है, बाद में बात करना। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया और रामप्रसाद को बुला लाया। रामप्रसाद ने कहा, इतना बड़ा घर हमने बनाया तुम्हारे लिए और हमें निकालना चाहते हो? याद रखना, अभी जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है। मैं तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। रामप्रसाद ने लक्ष्मी से कहा, अंदर चलो, क्यों घबराती हो, अभी मैं जिंदा हूं। दोनों का मन भारी था। बेटे बहू के इस व्यवहार ने उन्हें गहरा आघात पहुंचाया था। रात को बिस्तर पर लेटे हुए लक्ष्मी पंखे की ओर एकटक देख रही थी। उसने कहा, 4 बेटे, बहुएं, पोते, लेकिन कोई भी किसी काम का नहीं। भरा पूरा परिवार है, पर मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? रामप्रसाद ने उसे शांत करते हुए कहा, चुप हो जाओ लक्ष्मी, ऐसा क्यों बोलती हो? अगले दिन सुबह लक्ष्मी उठी नहीं। रामप्रसाद ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं उठी तो उनकी आंखें उस साड़ी और सोने की चेन पर टिक गईं जो वह लक्ष्मी के लिए लाए थे। रामप्रसाद ने साड़ी और चेन को एक बार और देखा, फिर उन्हें हाथ में लेकर कुर्सी पर थक कर बैठ गए। उसने चारों बेटों को अपनी मां के चले जाने की खबर भेजी। वही कुर्सी पर बैठे बैठे उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गांव के लोग, बेटा बहू सभी वहां जमा हो गए। बड़े बेटे रामू ने आकर कहा, बाबूजी, बाबूजी, लेकिन तब तक रामप्रसाद ने भी अंतिम सांस ले ली थी। लक्ष्मी और रामप्रसाद का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। पूरा परिवार जुटा, चारों बेटे, बहुएं, पोते पोतियां, सभी ने मिलकर गांव में भव्य भोज का आयोजन किया। खूब दान दक्षिणा दी। सभी रस्मों के पूरे होने के बाद बड़ी बहू ने उस कमरे का दरवाजा खोला जहां दोनों ने अपनी अंतिम सांस ली थी। उसकी निगाह एक थैले पर पड़ी। मन में उत्सुकता उमड़ पड़ी, देखो तो इसमें क्या है। जैसे ही उसने थैला खोला, उसकी आंखें चमक उठी। उसमें हरे रंग की एक साड़ी और एक सोने की चेन रखी थी। वही चेन जो रामप्रसाद ने कठिनाई से पैसे जोड़कर लक्ष्मी के लिए खरीदी थी। बड़ी बहू खुश होकर बोली, चलो जाते जाते कम से कम कुछ छोड़ गए मेरे लिए। उसकी यह बात सुनकर आसपास खड़े लोग भी मुस्कुरा उठे। लेकिन इस दृश्य के बीच दुखी केवल बड़े बेटे के दोनों बच्चे थे, जो एक दूसरे से कह रहे थे, अब दादी दादू कभी नहीं आएंगे, अब हमारे साथ नहीं खेलेंगे, अब हमें कोई कहानी नहीं सुनाएगा। कितनी अजीब बात है कि संतान की चाहत में इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है और बदले में क्या मिलता है?
बहुत कम ही लोगों को यह सौभाग्य मिलता है कि उनके बुढ़ापे का सहारा उनके बच्चे और बहुएं बने। अधिकतर को तो बस जीवन का खालीपन ही नसीब होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम सूरजमल सिंह था। उनकी 2 रानियां थी, लेकिन राजा को अब तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। संतानें होती, परंतु उनके जन्म के तुरंत बाद उनका देहांत हो जाता। इस दुर्भाग्य ने राजा को अत्यंत व्यथित कर रखा था। आज फिर रानी का प्रसव का समय था और राजा अत्यधिक चिंतित होकर महल में इधर उधर टहल रहे थे। तभी उनकी माता, राजमाता, उनके पास आई और स्नेहपूर्वक बोली, बेटा चिंता मत करो, सब ठीक होगा। राजा ने भारी मन से कहा, माँ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कौन सा अपराध किया है? मैं धार्मिकता के मार्ग पर चलता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, साधु संतों की सेवा करता हूँ, फिर भी मेरी खुशियों पर यह काला साया क्यों छाया हुआ है? ऐसा कौन सा पुण्य कर्म है जो मुझसे छूट गया है? कुछ क्षण चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे संतति सुख नहीं मिल रहा? क्या मेरे भाग्य में खुशियां नहीं है? राजमाता ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, भगवान अवश्य तुम्हारी पुकार सुनेंगे, थोड़ा धैर्य रखो। इसी बीच दाई माँ आई, जिसने राजा की तरफ एक ऐसा चेहरा किया जो स्पष्ट कर रहा था कि कोई दुखद समाचार लेकर आई है। बावजूद इसके राजा के मन में एक छोटी सी उम्मीद बची हुई थी कि शायद अच्छी खबर मिलेगी। उन्होंने दाई की बात का इंतजार किया। दाई ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, इस बार भी वही हुआ जो पहले होता आया है। राजा गुस्से में चिल्लाए, चुप हो जाओ और यहां से निकल जाओ, तुम्हें यह समाचार सुनाने के लिए नहीं बुलाया था। राजमाता ने दाई को शांत करने की कोशिश की और कहा, इस बेचारी का क्या दोष? ये सब तो भाग्य का खेल है। उन्होंने फिर पूछा, क्या हुआ? दाई ने भारी मन से कहा, रानी चंद्रभागा का बेटा भी जन्म लेते ही मर गया। केवल 6 महीने का था, वह कैसे जीवित रह पाता? राजमाता ने खुद से सवाल किया, यह क्यों हो रहा है? दोनों रानियों के बच्चे गर्भ में ही क्यों मर जाते हैं? यह सुनकर राजा सूरजमल सिंह निराश होकर अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ गए। दाई ने कहा, महाराज क्षमा करें, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी। शायद हमारे भाग्य में ही संतान सुख नहीं लिखा है। राजा ने गुस्से से कहा, तुम कहना क्या चाह रही हो? क्या सच में हमारे भाग्य में संतान नहीं है? दाई ने डरते हुए कहा, महाराज कृपया मुझे क्षमा करें, मैंने ऐसा कुछ कहने का इरादा नहीं किया था। राजा ने क्रोध में दाई को वहां से निकल जाने का आदेश दिया। दाई तुरंत वहां से चली गई। इसके बाद राजा ने उदास होकर अपनी मां से कहा, मां देखो, अब तो ये छोटे लोग भी मुझे ऐसी बातें कहने लगे हैं। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? राजमाता ने राजा से कहा, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब मैं संभालूंगी। कल ही कुलगुरु और राजगुरु को बुलाऊंगी और उनसे समाधान पूछूंगी। उधर नीलम तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठी पानी से खेल रही थी। जैसे ही कमली पीछे से आई, नीलम ने बिना पीछे देखे ही कहा, आज फिर चाची से डांट खाई? कमली ने हंसते हुए कहा, मुझे पता न चलेगा तो किसे चलेगा? मैं तुम्हारी बचपन की सखी हो, तुम्हारी हर आदत जानती हो। जब भी तुम उदास होती हो यही आती हो। नीलम ने सवाल किया, और तुम यहां क्यों आई हो? कमली ने झिड़कते हुए कहा, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। बेचारी दादी के बारे में सोचा भी है? मैं तुम्हें ढूंढते हुए आई हूं। दादी ने मुझे तुम्हें वापस लाने भेजा है। नीलम हैरानी से बोली, दादी ने भेजा है? कमली ने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, चलो अब, दादी इंतजार कर रही है। नीलम एक साधारण सी दिखने वाली लड़की थी। छोटा कद, चेहरे में खास कुछ नहीं, पर उसकी आंखें बहुत गहरी और खूबसूरत थी। दादी, जिनका नाम नीलांजना था, नीलम से बहुत प्रेम करती थी। नीलम के माता पिता बचपन में ही दुनिया छोड़ चुके थे और वह अपने चाचा चाची के घर भोज की तरह रह रही थी। उनका व्यवहार उसे दिन रात नश्त्र की तरह चुभता था, पर दादी का स्नेह उसे सहनशील बनाए रखता था। घर पहुंचते ही नीलम दादी से लिपट गई, पर दादी नाराज थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, कमली देख, इसे ले जाओ, मैं इससे बात नहीं कर रही। नीलम ने दादी के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, दादी मुझसे नाराज हो?
मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी, दादी ने उसे गले लगाते हुए कहा। ऐसी बातें मत किया कर, कमली ने चुटकी ली। अरे दादी, एक दिन तो इसे ससुराल जाना ही है, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, पर अभी इसकी कुंडली भी देखनी है। इसके बाद पंडिताइन से कहा, यह नीलम की कुंडली है, इसे पंडित जी को दिखाकर इसके विवाह का योग पूछना। रात को जब पंडित जी खाना खाकर सोने लगे, पंडिताइन ने नीलम की कुंडली उनके सामने रख दी। नीलम की कुंडली देखते ही पंडित जी के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आई। पंडिताइन ने प्रश्न किया, क्या हुआ? कुछ कहा नहीं। नीलम की शादी के योग हैं या नहीं? आप ही उसके लिए कोई लड़का देख लीजिए, बेचारी अनाथ है। अच्छा रिश्ता मिल जाए तो उसकी दादी की भी चिंता दूर हो जाएगी। पंडित जी मौन रहे। पंडिताइन ने दोबारा कहा, कुछ तो बताइए, आप चुप क्यों हैं? पंडित जी गंभीर स्वर में बोले, कुंडली अद्वितीय है, बहुत ही दुर्लभ योग बने हैं, सभी शुभ ग्रह अपनी अपनी जगह पर स्थिर हैं। ये राजयोग वाली कुंडली है, इसका भाग्य शीघ्र बदलने वाला है और विवाह का भी प्रबल योग है, बहुत जल्दी ही यह संपन्न होगा। पंडिताइन ने आश्चर्य से कहा, राजयोग? वाह, पर अभी तो नीलम नौकरों की तरह अपने चाचा चाची के घर रह रही है, बेचारी। पंडित जी ने कहा, वही तो इस कुंडली की विचित्रता है, सुख और दुख साथ साथ चलने वाले हैं। जैसे नदी के किनारे कभी नहीं मिलते, वैसे ही इसके जीवन में सुख और दुख दोनों साथ रहेंगे। पंडिताइन चिंतित होकर बोली, तो फिर इसका भविष्य क्या होगा? पंडित जी ने सांत्वना दी, घबराओ मत, जीवन में दुख और सुख दोनों का आना जाना लगा रहता है। तुम बस नीलम की अम्मा को यह खुशखबरी दे दो कि विवाह का प्रबल योग है और रिश्ता घर बैठे ही आ जाएगा। पंडिताइन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कल सुबह ही अम्मा को बताऊंगी। इधर राजमहल में रानी मां ने कुलगुरु और राजगुरु को बुलाया। कुलगुरु ने कहा, रानी मां, हमने पहले ही बताया था कि दोनों रानियों की कुंडलियों में दोष है, संतान प्राप्ति का योग नहीं बन रहा। समस्या राजा जी के ग्रहों में है, उनके ग्रह विपरीत स्थिति में है और रानियों के ग्रहों से मेल नहीं खाते, इसीलिए संतान प्राप्त नहीं हो पाती। रानी मां निराश होकर बोली, इसका कोई उपाय नहीं है? राजगुरु ने गंभीरता से कहा, रानी मां, केवल एक उपाय है, राजा जी का विवाह ऐसी कन्या से हो जिसकी कुंडली में सभी ग्रह शुभ स्थान पर हो और दोनों की कुंडलियां मेल खा जाए, तभी राज्य को उत्तराधिकारी प्राप्त होगा। रानी मां चौंकते हुए कहती है, क्या एक और विवाह? सूर्य प्रताप सिंह इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा। वह तो चंद्र प्रभा से विवाह करने के लिए बड़ी मुश्किल से राजी हुआ था, पहले ही स्पष्ट मना कर दिया था, बाद में उसकी सुंदरता देखकर ही हामी भरी थी। राजगुरु गंभीरता से कहते हैं, रानी मां, हमने हर पहलू से गणना की है, यही एकमात्र उपाय है। रानी मां चिंतित स्वर में कहती है, पहले तो राजा कभी तैयार नहीं होंगे और अगर मान भी गए तो ऐसी लड़की कहां से ढूंढेंगे? कुलगुरु उत्तर देते हैं, यह कठिन जरूर है, पर आप चिंता मत करें, मैं तुरंत पूरे राज्य के पंडितों को इकट्ठा कर यह संदेश भेज देता हूं कि यदि किसी को ऐसी कुंडली वाली कन्या का पता हो तो हमें तुरंत सूचित करें। रानी मां एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, आप वह लड़की ढूंढिए, राजा को मनाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। रानी मां राजा को अपने कक्ष में बुलाती है। राजा आते ही पूछते हैं, मां, आपने बुलाया? रानी मां गंभीर स्वर में कहती है, हाँ बेटा, तुमसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। राजा कहते हैं, कहिए मां। रानी मां बोलती है, पहले वादा करो कि तुम हमारी बात मानोगे। राजा थोड़ा असमंजस में कहते हैं, मां, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमारी जान भी आपके लिए हाजिर है, आप जो भी कहेंगी हम मानेंगे। रानी मां धीरे से कहती है, बेटा, तुम्हें एक और विवाह करना होगा। राजा ये सुनकर चौंकते हैं, मां, आप जानती हैं कि मैं और विवाह नहीं करना चाहता। रानी मां समझाने के लहजे में कहती है, बेटा, हमने तुम्हारी कुंडली देखी है, कुलगुरु का भी यही कहना है कि अगर तुम तीसरा विवाह करोगे तभी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा दृढ़ता से कहते हैं, मां, मैं और विवाह नहीं करना चाहता। रानी मां गहरी चिंता से कहती है, क्या तुम नहीं चाहते कि हमारा वंश आगे बढ़े, राज्य को उत्तराधिकारी मिले? राजा कुछ देर सोचते हुए कहते हैं, मां,
मैं चाहता हूं कि हमारा बेटा ही राज्य संभाले, पर मैं एक और विवाह नहीं कर सकता। रानी मां प्यार भरे स्वर में कहती है, बेटा, तुम्हारी इच्छा तभी पूरी होगी जब तुम यह विवाह करोगे, और तुमने मुझसे वादा भी किया है। आखिरकार राजा थके हुए स्वर में कहते हैं, ठीक है मां, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। राजा कमरे से चले जाते हैं और रानी मां उन्हें जाते हुए देखती रहती है। मन ही मन सोचती है कि उन्होंने यह निर्णय केवल मेरे लिए लिया है, उनके दिल से यह विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। अगले दिन कुलगुरु महामंत्री को आदेश देते हैं कि राज्य के सभी पंडितों को बुलाया जाए। सभी पंडितों के सामने कुलगुरु कहते हैं, क्या किसी की नजर में ऐसी कन्या की कुंडली है जिसके सभी ग्रह शुभ स्थिति में हो और जो विवाह के योग्य हो? यदि हाँ, तो हमें तुरंत बताएं। हमें ऐसी कन्या की तलाश है। यदि राजा सूर्य प्रताप सिंह का विवाह एक ऐसी कन्या से होता है तो न केवल राज्य समृद्ध हो जाएगा, बल्कि हमें एक योग्य उत्तराधिकारी भी प्राप्त होगा। पंडित जी इस विचार से उल्लासित हो उठते हैं और कहते हैं, क्या अद्भुत संयोग है। कल ही मेरे पास एक कुंडली आई थी और वह अभी भी मेरे पास है। यह हमारे गांव की लड़की नीलम की कुंडली है जो इस परिस्थिति के अनुरूप है। कुलगुरु प्रसन्न होकर कहते हैं, यह तो अत्यंत शुभ समाचार है, हमें वह कुंडली दिखाइए। पंडित जी नीलम की कुंडली दिखाते हुए कहते हैं, यह कन्या निश्चय ही राज्य पर आए संकट को दूर करेगी। कुलगुरु ध्यानपूर्वक कुंडली का निरीक्षण करते हैं और फिर कहते हैं, यह निश्चित है कि ईश्वर भी हमारी सहायता कर रहे हैं। वे भी चाहते हैं कि राजा का विवाह शीघ्र हो। तभी राजमाता कमरे में प्रवेश करती है और कहती है, कुलगुरु जी, आप बहुत सावधानी पूर्वक इस कुंडली का अध्ययन करें। इस बार मैं कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहती। कुलगुरु शांत स्वर में उत्तर देते हैं, राजमाता, आप निश्चिंत रहे। मैंने इस कुंडली का बहुत ध्यान से परीक्षण किया है, सब कुछ ठीक है। फिर वे पंडित जी से कहते हैं, आप लड़की के परिवार से संपर्क करें। पंडित जी चिंता जताते हुए कहते हैं, वह परिवार अत्यंत निर्धन है। लड़की बहुत साधारण है और उसके माता पिता भी नहीं है। वह अपने चाचा चाची की दया पर जी रही है। वह राजसी जीवन शैली से अनभिज्ञ है। रानी मां दृढ़ स्वर में कहती है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें केवल यह चाहिए कि उस लड़की का विवाह हमारे पुत्र से हो जाए। आप तुरंत उसके परिवार से बात करें। राजमाता पंडित जी को निर्देश देती है, आप उनसे जाकर कहिए कि इस लड़की को राजा के लिए चुना गया है। वे इस प्रस्ताव को अस्वीकार क्यों करेंगे? इसके बाद राजमाता ताली बजाकर नौकरों को बुलाती है। नौकर एक बड़ा थाल लेकर आते हैं जिस पर रेशमी वस्त्र ढका हुआ था। रानी मां जब वह वस्त्र हटाती है तो उसमें चमकते हुए हीरे, मोती और जवाहरात रखे होते हैं। रानी मां कहती है, ये उपहार उस लड़की के परिवार को दे दीजिए। उधर पंडित जी जब नीलम की दादी से मिलते हैं तो हर्षपूर्वक कहते हैं, पंडिताइन की अम्मा, लड्डू तैयार करो और नीलम की शादी की तैयारी शुरू कर दो। उसकी कुंडली में विवाह का योग बन रहा है और इसी महीने में उसकी शादी तय हो जाएगी। यह सुनकर दादी बहुत प्रसन्न होती है और पंडिताइन से कहती हैं, अरे, लड्डू तो जरूर बनेंगे। पंडित जी ने बताया है कि नीलम का विवाह एक बहुत बड़े घर में होगा। दादी भावुक होते हुए कहती है, अगर मेरी नीलम की किस्मत खुल गई तो वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगी। उसने बहुत कष्ट सहा है। नीलम की चाची व्यंग्य से कहती है, अरे, ऐसे बातें कर रही हो जैसे कोई राजा आकर हमारी नीलम से विवाह कर लेगा। दादी की आंखों में क्रोध की आग दधक उठी। वह कहने लगी, तुझे क्या परेशानी हो रही है? हाँ, सुन ले कोई भी, राजा आकर ही मेरी नीलम से ब्याह रचाएगा। चाची व्यंग्य करते हुए बोली, अम्मा जी, मैं भी यही तो चाहती हूं कि यह मनहूस जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाए। कौन करेगा इससे शादी? देखो ना मेरी रूपा को, कितनी खूबसूरत है। नीलम से 2 साल छोटी है और उसके लिए अभी से रिश्ते आ रहे हैं। दादी ने कड़वाहट भरे स्वर में उत्तर दिया, बहू, जरा तमीज से बोल। मेरी नीलम में कोई कमी नहीं है, वो भी सुंदर है, बस उसकी किस्मत खराब रही। दादी के इस जवाब पर चाची मुंह दबाकर हंसने लगी। दादी ने फिर कहा, और कौन तुम्हारे सीने पर मूंग दल रही है? दिन भर तो बैल की तरह सारे घर के काम करती है, तब जाकर उसे 2 वक्त की रोटी मिलती है। दरवाजे के पीछे खड़ी नीलम यह सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए।
वह सोचने लगी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरे माता पिता नहीं है? अगर वे होते तो मुझे भी कोई प्यार करता। गुरुदेवी ने नीलम को रोते हुए देख लिया और उसके पास आकर कहा, मत रो बेटी, मैं हूं ना तुझे प्यार करने के लिए। तू इन सब की बातों पर ध्यान मत दे। उन्होंने प्यार से उसके गालों पर हाथ फेरा और बोली, अब तू बस कुछ ही दिन की मेहमान है इस घर में। मुझे भी तुझसे जी भरकर प्यार करने दे। फिर जब ससुराल चली जाएगी, पता नहीं कब मौका मिलेगा। नीलम ने सुबकते हुए कहा, नहीं दादी, मुझे ससुराल नहीं जाना। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दादी ने सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, यह तो संसार की रीति है। एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। देखना, वहां तुझे इतना प्यार मिलेगा कि तू यहां के सारे दुख भूल जाएगी। उधर नीमा राजा के पास जाकर बोली, बेटा देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। कुलगुरु ने जिस तरह की लड़की बताई थी वह हमें मिल गई। राजा ने आश्चर्य से पूछा, इतनी जल्दी मिल गई? रानी मां ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ बेटा, भगवान हमारे साथ है। मैं भी चाहती हूं कि जल्द ही तुम्हारी शादी हो जाए। राजा ने थोड़ा रुककर कहा, रानी मां, अब देर किस बात की है? जल्द से जल्द शादी करा दीजिए। उसी समय रानीवास में रानी चंद्रभागा और रानी प्रभावती आपस में बात कर रही थी। चंद्रभागा बोली, दीदी, सुना है कि अब तीसरी रानी भी आने वाली है। प्रभावती ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, हाँ, सुना तो मैंने भी है, पर राजा साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारी संतान नहीं बच रही है, इसमें हमारी क्या गलती है? चंद्रभागा ने आहत स्वर में कहा, यह हमारी गलती तो नहीं, राजा साहब को थोड़ा सब्र करना चाहिए था। प्रभावती ने गंभीरता से कहा, चंद्रभागा, रानियों की किस्मत ही ऐसी होती है। राजा कभी युद्ध जीत कर नई रानी लाता है, कभी मित्रता के नाम पर, और कभी उसे कोई पसंद आ जाती है। हम रानियों को यह सब सहन करना पड़ता है। चंद्रभागा ने कहा, मुझे तो भय सता रहा है। यदि वह अत्यधिक सुंदर हो गई तो राजा जी का हमसे मोह भंग हो जाएगा। प्रभावती ने उत्तर दिया, यही तो हुआ था जब तुम यहां आई थी। तब राजा जी मुझे पूरी तरह से भूल गए थे। अब तुम कभी कभी मेरे पास आती हो। चंद्रभागा की चिंता बढ़ गई। उसे लगा कि उसकी स्थिति भी प्रभावती जैसी हो जाएगी। इस बीच कमली नीलम को चिढ़ा रही थी, नीलम, अब तो तू चली जाएगी, फिर मैं रूपा से दोस्ती कर लूंगी। नीलम उदासी के साथ बोली, कमली तो मुझे बुला ही देगी। कमली उसे गले लगाते हुए बोली, नहीं पागल, मुझे तेरी बहुत याद आएगी। तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी? मैं अपने बापू से कहूंगी कि जहां तेरा विवाह हो रहा है वही मेरा भी करा दे। और दोनों हंसने लगी। फिर नीलम गंभीर होकर बोली, कमली, क्या मेरा पति मुझे प्यार करेगा? कमली ने आश्चर्य से पूछा, तू ऐसा क्यों कह रही है? नीलम ने उदासी से उत्तर दिया, क्योंकि मैं इतनी सुंदर नहीं हूं। इसी बीच पंडित जी नीलम के चाचा के घर राजा द्वारा भेंट लेकर आए। जब बाजे की आवाज सुनकर आसपास के लोग और नीलम के घर के लोग बाहर निकले तो सभी को लगा कि किसी की बारात आ रही है। गांव में अक्सर ऐसा ही होता है, बच्चे तो बारात के साथ नाचने लगते हैं। जब पंडित जी हाथी, घोड़े, सैनिक और डोली के साथ आते हैं तो सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं। लेकिन जब पंडिताइन पंडित जी को घोड़े पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ आते देखती है तो वह अपना माथा पीट लेती है और कहती है, क्या हुआ पंडित जी, क्या बुढ़ापे में आपने दूसरा विवाह कर लिया? वह रोने लगती है और आसपास की महिलाएं उन्हें सांत्वना देने लगती हैं। नीलम और कमली के घर पास पास थे। जब पंडित जी घोड़े से उतरते हैं तो पंडिताइन दौड़कर उनके पास जाती है और उनके सीने पर मुक्की से प्रहार करते हुए विलाप करती है, आपने ये क्या किया? वह जमीन पर गिर जाती है। पंडित जी उन्हें उठाते हुए कहते हैं, अरे भाग्यवान, मेरी बात तो सुनो। लेकिन वह रोती रहती है। जब पंडित जी एक स्वर में बोलते हैं, भाग्यवान, पहले मेरी बात तो सुनो, तो वह चुप हो जाती है। पंडिताइन ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई विवाह लेकर आया हूं? तब पंडित जी ने कहा, अरे मेरी भाग्य, नीलम के लिए रिश्ता आया है। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। फिर पंडित जी ने बताया, यह सब नीलम के लिए भेजा गया है। पंडित जी ने कहा, हमारी राजमाता ने भेजा है, नीलम को महारानी बनाना चाहती है।
ये सुनकर चाची गिरते गिरते बची। चाची बोली, क्या ये हाथी, घोड़े, डोली सब नीलम के लिए है? क्या राजा जी उससे शादी करना चाहते हैं? चाचा ने कहा, पंडित जी आप क्या बात कर रहे हैं? तब पंडित जी ने कहा, चलो भाई घर के भीतर चलो, सारी बातें बताता हूं। सब नीलम के घर के भीतर आ जाते हैं और जो लोग भीतर नहीं आ पाते वे घर के आसपास इस तरह इकट्ठा हो जाते हैं जैसे मधुमक्खियां अपने छत्ते को सुरक्षित रखती हैं। बच्चे उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। यह उनके लिए नया खेल बन जाता है और वे घोड़ों को देखने लगते हैं। यह पहला अवसर था जब गांव में पूरा लश्कर इस तरह आया था। नीलम और कमली इस सब से बेखबर तालाब के किनारे बैठकर आपस में बातें कर रही थी। पंडित जी सभी बातें चाचा को बताते हैं और कहते हैं, हमारे नीलम के तो भाग खुल गए हैं। राजा जी का रिश्ता घर बैठे आया है और यह सब भेंट रानी माँ ने भेजी है। हमें सभी को विवाह के लिए राजमहल बुलाया गया है। दादी ने कहा, राजा जी की पहले से 2 शादियां हो चुकी हैं। चाची ने उत्तर दिया, तुम कैसी बात कर रही हो अम्मा? राजा दोस्त तो शादी करते ही रहते हैं। अब यह सोचो, नीलम रानी बनेगी और राजमहल में रहेगी। दादी फिर सोच में पड़ गई और बोली, पर राजा की उम्र भी तो देखनी होगी। लेकिन वह अपनी बात नहीं कह पाई। चाची ने कहा, यह बुढ़िया पागल हो गई है। चाचा ने उसे घूरते हुए कहा। त्वचा की तुरंत संभल के बोलती है, अरे अम्मा, बीमा में लड़के की कौन सी उम्र देखी जाती है? तुम बस शादी की तैयारियां करो। चाचा और पंडित जी ने उसकी बात का समर्थन किया। दादी ने कहा, पर उन्होंने हमारे नीलम को देखा भी नहीं है। पंडित जी ने कहा, देखने और दिखाने में क्या फर्क पड़ता है? नीलम की कुंडली इतनी जबरदस्त थी कि रानी माँ ने आगे आकर उसका हाथ मांग लिया। फिर दादी चुप हो गईं। इस बीच राजमहल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। तरह तरह की रोशनी से जगमगा रहा था और रानी चंद्रभागा का दिल धड़क रहा था। वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि राजा जी उसे श्री रानी के साथ कैसे बांटेंगे। वह सोचती है, राजा जी मुझे भूल जाएंगे। वह अपने चेहरे को देखती है और कहती है, मैं सुंदर हूं, लेकिन यदि मैं हूर की परी हुई तो? फिर वह अपने चेहरे पर पाउडर की परत चढ़ाकर कहती है, मुझसे सुंदर कोई नहीं। इतने में एक दासी ने कहा, रानी, सारी बात राजा जी पधार रहे हैं। चंद्रभागा बहुत खुश हो जाती है। वह अपने वस्त्र और गहनों को ठीक करती है और पलकों पर बैठ जाती है। राजा आते हैं और कहते हैं, रानी जी, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? चंद्रभागा कहती है, ठीक है राजा साहब, लेकिन राजकुमार को खोने का गम मुझे दुखी कर देता है। राजा कहते हैं, हाँ रानी जी, हमें भी अपने राजकुमार के खोने का दुख है, लेकिन क्या करें, ईश्वर को यही मंजूर था। पता नहीं वह हमारी गोद में कब आएगा। जंगल में बाबा राजा जी के पास आते हैं और उनकी गोद में सिर रखकर कहते हैं, इस बार हम जल्दी नन्हा सा राजकुमार अपनी गोद में लाएंगे। राजा कहते हैं, हम भी ईश्वर से दिन रात यही प्रार्थना करते हैं, लेकिन वह हमारी सुनते कहाँ है? तब चंद्रभागा ने पूछा, आप पी से शादी क्यों कर रहे हैं? राजा साहब कहते हैं, हम तो नहीं करना चाह रहे थे, पर रानी माँ का हुक्म है तो हमें मानना ही पड़ेगा। रानी माँ के खिलाफ तो हम जा नहीं सकते। रानी माँ ने कहा है और हमसे वादा भी लिया है, इसलिए हम अपने वादे से बंधे हुए हैं। उधर नीलम और कमली जब घर लौटती हैं तो इतनी चहल पहल और हाथी घोड़ों को देखकर हैरान रह जाती है। कमली कहती है, ये क्या हो गया? हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई? नीलम उसे जवाब देती है, अरे नहीं रे, मैं देखो, ये तो हमारा गांव है। वे देखती है कि पूरा गांव स्वामी आने के लिए सजा हुआ है। मैदान में सड़कों पर जाजिम बिछे हुए हैं, जगह जगह बड़े बड़े झूले बने हैं और बड़े पतीलों में खाना बन रहा है। अलग अलग भगवानों की खुशबू आ रही है और मिठाइयाँ भी बहुत अच्छे से बन रही हैं। लगभग पूरा गांव इस काम में लगा हुआ है। इतने में किसी की नजर नीलम पर पड़ती है और वह चिल्लाकर बोलता है, अरे नीलम आ गई। बस फिर क्या था, सभी लोग नीलम के पास इकट्ठा हो जाते हैं। सब नीलम को घेर कर खड़े हो जाते हैं और अलग अलग आवाजें आने लगती हैं। हमारी नीलम कितनी भाग्यवान है ना, मुझे तो पहले से ही पता था कि एक दिन ये रानी बनेगी। कितनी अच्छी है, सबकी सहायता करती है। भगवान ऐसे लोगों को ही फल देते हैं। नीलम को बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि उसने अभी तक अपने बारे में यही सुना था कि वह अपशगुन लाती है। वह सोचती है, कल मेरे माँ बाप ने कहा था
कि मैंने मनोज का मुंह देख लिया और अब ये उलटी गंगा कैसे बह रही है। फिर भी दादी और नानिया जो बलाएं लेने लगी, गाने लगी। गांव की बहुएं नजर उतारने के लिए होड़ करने लगी। कोई राय लोन से, कोई मिर्ची से और कोई ताबीज गले में बांधने लगी। सब लोग बधाई देने लगे। नीलम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में उसकी चाची आती है, जो कभी भी सीधे नीलम के पास पहुंचकर उसके सिर पर हाथ फेरकर कहती है, क्यों इतनी भीड़ लगाकर मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हो? देखो ना कितना पसीना पसीना हो गई है, कितनी गर्मी लग रही है मेरी बच्ची को। चल बेटी, घर चल। चाची हाथ पकड़कर नीलम को घर के अंदर ले जाती है। नीलम को तो विश्वास ही नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। वह कमली से कहती है, मुझे जरा तो काट, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। वह अपने हाथ पर चिकोटी काटती है और उसके मुंह से आवाज निकलती है, नहीं, ये सपना नहीं है, ये सब सच हो रहा है। चाची उसे अंदर ले जाकर बैठा देती है। रूपा पंखा करने लगती है और कहती है, जरा अच्छे से पंखा जन दीदी को, पसीना नहीं आना चाहिए। पास में चाची के मुंह से निकलता है, दीदी तेरी माँ तुझे याद कर रही थी। कमली अपने घर चली जाती है। फिर अपने बेटे रघु से कहती है, जा पानी लेकर आ दीदी के लिए। थोड़ी देर रुककर वह कहती है, ऐसा कर लेना। फिर चाची नीलम के सिर पर हाथ रखकर कहती है, बेटा आज से पहले मैंने तेरी पसंद का बादाम का हलवा बनाया है, जो तुझे बहुत पसंद है ना, और हलवा अपने हाथों से खिलाने लगती है। नीलम को तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। चाची का प्यार देखकर नीलम की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने में दादी आ जाती है और नीलम उठकर दादी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। वह कहती है, दादी ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब मुझसे इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? बताओ ना दादी। जिस प्यार के लिए मैं इतनी तरसी हूँ, वो लोग जो मुझे कभी सीधे मुंह बात नहीं करते थे, आज मुझे सब क्यों प्यार दिखा रहे हैं? दादी प्यार से अपनी नीलम के बालों को सहलाते हुए कहती है, मेरी बच्ची, तेरे दुख के दिन चले गए। अब तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। और आंखों में आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, रोने का समय नहीं है अब तो हंसने का समय आ गया है। नीलम कहती है, दीदी आपकी शादी में मैं तो रानी का लहंगा लूंगी। चाची हंसते हुए कहती है, तेरी दीदी तुझे एक या दो नहीं, सैकड़ों लहंगे बनवा देगी, उसे किस चीज की कमी है? नीलम आश्चर्य और खुशी से दादी की तरफ देखने लगती है। दादी कहती है, हाँ बेटा, तू रानी बनेगी, तेरे लिए राजा साहब का रिश्ता आया है। नीलम पूछती है, कौन? चाची प्यार से कहती है, अरे पगली मेरी बच्ची, तो अपने देश के राजा का रिश्ता है। नीलम को गुस्सा आने लगता है और वह संभल कर कहती है, राजा जी का? दादी कहती है, हाँ मेरी बच्ची, अब तू अंदर चलकर आराम कर ले, फिर सब बातें बताती हूँ। दादी उसे बताती है कि राजमाता ने राजा जी के लिए तुझे मांगा है। नीलम कहती है, पर दादी उन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं है, फिर कैसे? दादी कहती है, तेरे गुणों के कारण। किसी ने बताया कि नीलम बहुत होशियार लड़की है, तो वे शादी को तैयार हो गए। नीलम आश्चर्य से पूछती है, सच दादी? दादी कहती है, हाँ, और अपनी आंखों के कोनों को पोंछते हुए जो आंसुओं से भर गई थी, फिर कहती है, हाँ बेटा, बिल्कुल सच। फिर नीलम कहती है, दादी रानियां तो बहुत सुंदर होती है ना, फिर मैं कैसे रानी बन सकती हूँ? दादी कहती है, मेरी बच्ची, तू बहुत सुंदर है। ऐसा नहीं बोलते, किसने बोला तू सुंदर नहीं है? तू बहुत सुंदर है। नीलम की आंखों में सपने तैरने लगे। उसने खुद को राजमहल में रहने के भेष में देखने लगी। वह रेशमी कपड़े पहन रखी थी और गहनों से पूरा शरीर दमक रहा था। नौकर चाकर आसपास खड़े तालियां बजाकर सबको आदेश दे रहे थे। वह भी सपनों में खो गई। रूपा कहती है, अरे दीदी, आप ताली क्यों बजा रही हो? तो नीलम को अपने आप पर हंसी आ गई। उधर महल में राजा सूर्य प्रताप उदास से बैठे हैं। इतने में राजमाता आती है और कहती है, बेटा तू क्यों उदास बैठा है? राजा कहते हैं, माँ हम ये शादी नहीं करना चाहते। राजमाता कुछ बोलने को होती है, इतने में ही दासी आकर कहती है, रानी पद्मावती की तबीयत खराब है, राजवैद्य ने आपको बुलावा भेजा है। राजा कहते हैं, देखो माँ, उसके आने की खबर से ही पद्मावती की तबीयत खराब हो गई है। आगे पता नहीं अब क्या क्या होगा, कोई गंभीर बात ही होगी।
इसलिए राजपट जी ने हमें बुलाया। रानी माँ कहती है, चलो देखते हैं, हम जाकर ही देखेंगे कि क्या हुआ है, क्या बात है। वे लोग प्रभावती के महल में पहुंच जाते हैं। राजभर जी बधाई देते हुए कहते हैं, बधाई हो, आप बाप बनने वाले हैं राजा सूर्य प्रताप से। राजा सूर्य प्रताप बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, आप सच कह रहे हो ना? राजभर जी कहते हैं, हम आपसे भला झूठ क्यों बोलेंगे। राजा जी अपने गले की मूर्तियों का हाथ वैद्य जी को दे देते हैं। रानी माँ कहती है, देखो उसके आने की खबर से खुशी आने लगी है, जब वह खुद आ जाएगी तो तब क्या होगा। राजा जी बात को अनसुना करते हुए प्रभावती का हालचाल पूछने लगते हैं। रानी चंद्रभागा प्रभावती के पास आती है, उसे कस के गले लगाते हुए कहती है, दीदी आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मां बनने वाली है। मेरी नहीं तो आपकी संतान ही मुझे मां कहेगी। मैं ही आपका पूरा ख्याल रखूंगी, बच्चे को कुछ नहीं होगा, भगवान इसे हमसे नहीं छिनेगा। रानी प्रभावती कहती है, छोटी, मैं भी दिन रात भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूं, कम से कम एक संतान तो राजा जी को दे सको। चंद्रभागा आशा भरी नजरों से प्रभावती की तरफ देखकर कहती है, दीदी अब राजा जी शादी तो नहीं करेंगे ना? छोटी राजमाता ने कह दिया है तो वह शादी तो करेंगे, जरूर करेंगे, प्रभावती का कहना है। चंद्रभागा परेशान हो जाती है और कहती है, फिर मेरा क्या होगा? आपकी तो संतान हो रही है तो राजा साहब आपको तो प्यार करेंगे ही। वो नई नवेली रहेंगी, राजा साहब तो उसके लटके झटके और सुंदरता में ही रहेंगे, फिर मेरे पास तो आएंगे ही नहीं। मेरा क्या होगा दीदी? प्रभावती उसका चेहरा हाथ में लेकर बोलती है, नहीं छोटी, उदास मत हो, तू तो पूनम का चांद है, तुम्हारी कोई बराबरी नहीं कर सकता। राजा साहब का तुमसे मोह भंग नहीं हो सकता। उधर नीलम राजमाता द्वारा दिए गए कपड़े पहनकर हार सिंगार पहन के बैठी हुई थी। वह बहुत अच्छी लग रही थी। दादी आकर उसे काला टीका लगाती है और कहती है, बिल्कुल रानी लग रही है मेरी बच्ची, किसी की नजर न लग जाए। चाचा उसे मिर्ची से नजर उतारते हैं और चाची भी उसके साथ में होती है। धूप और रघु उसके पास ही बैठे हैं और राजमहल की बातें कर रहे थे, लेकिन नीलम को उन बातों में मन नहीं लग रहा था। उसे कमली की बहुत याद आ रही थी और उसे ढेर सारी बातें करनी थी। इतने में कमली आ जाती है और नीलम से गले लगाकर रोते रोते कहती है, नीलम तो मुझे कल छोड़कर चली जाएगी क्या? माँ ने बताया कि तेरी शादी हो रही है, अब मैं अकेली क्या करूंगी? कमली इतनी लंबी रोने लगती है और कहती है, कमली तू भी मेरे साथ चलना, मैं भी तो हूं, अकेली हो जाऊंगी। इतने में चाची आती है और चिढ़कर कहती है, अरे इसे क्यों ले जाएगी? राजमहल अगर किसी को ले जाना होगा तो रूपा को ले जाएगी, ठीक है ना अनूपा? तेरी बहन उसे लेके जाना। अब बड़ी बहन रानी बन गई तो छोटी बहन का विवाह भी तो राजघराने में होगा, वहां के तौर तरीके अच्छे से सीख जाएगी। फिर कमली की तरफ इराक भरी नजरों से देखती है और कहती है, नीलो मेरी बच्ची, अब तुम रानी बन गई हो, छोटे लोगों से तुम अब कुछ दूर रहकर रहो, इनके आंसू बहाना सही नहीं है इनके लिए। नीलम जी के सामने तो कुछ नहीं बोल पाती, न वे पहले बोलती थी और न आज कुछ बोली। कमली चाची का व्यवहार जानती थी, इसलिए उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वह तो नीलम के पास बैठ गई। चाची कहती है, कैसे? बेशक हम लड़कियां हैं, मैं इतना कह रही हूं, फिर भी अपने घर नहीं जा रही हो। दोनों ने चाची की बात अनसुनी कर दी और आपस में बातें करने लगी। कमली नीलू से कहती है, बहुत सुंदर लग रही है नीलू, तुम इन कपड़ों में बिल्कुल परी लग रही हो। नीलम कहती है, सच में? हाँ सच में बहुत सुंदर लग रही हो नीलम, तेरी कसम। फिर नीलम कहती है, कमली मैं राजमहल में कैसे रहूंगी? मौसम कैसे रहते हैं मुझे पता ही नहीं है। कमली कहती है, आ रही है क्या करे, जैसे अपने घर में रहते हैं वैसे ही रहना, बस काम नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें बहुत सारे नौकर होंगे जो तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, पानी तक तुम्हें हाथ मिलाकर देंगे। नीलम सपनों में खो जाती है। उसके आगे पीछे नौकरों की भीड़ रानी रानी कहकर सब बोल रहे हैं। कमली कहती है, अरे क्या हो गया, सच बोल रही हो? तो नीलम कहती है, कमली और का ऐसा ही तो होता है, नौकर रहते हैं राजमहल में, हर एक काम के लिए अलग अलग नौकर रहते हैं। फिर चाची की तरफ देखकर कहती है,
खाने के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ और 56 भोग मिलेंगे वहां पर, बासी खाना नहीं मिलेगा। चाची गुस्सा होकर कहती है, तो क्या कहना चाहती हो? मैं अपने बच्चे को बासी खाना खिलाती थी? अरे हमारा तो पूरा चौका उसके हाथ में था, जो बनाना हो बनाओ, जो खाना होगा वो खाओ। क्यों है ना मेरी लाडो? नीलम की तरफ देखकर कहती है। नीलम उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। इतने में दादी आ जाती है और कहती है, चलो सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर लो, कल सुबह हमें राजमहल चलना है, विवाह होगा। तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हारे माँ बाप भी आएंगे। दूसरे दिन सब लोग राजमहल के लिए रवाना होते हैं। करीब 25-30 लोग होते हैं, बाकी सैनिक और नौकर चाकर होते हैं। जाते जाते नीलम दादी की आज्ञा से राजमाता से मिलती है और मुद्राएं गांव वालों को बांट देती है। उधर राजा सूर्य प्रताप सिंह रानी माँ से कहते हैं, माँ मैं शादी के लिए तैयार हो गया हूँ, पर आप इतनी धूमधाम से क्यों कर रही हो? किसी सादे समारोह में आप क्यों नहीं कर लेती? रानी माँ कहती हैं, यह एक राजा की शादी है जिसे हम साधारण तरीके से नहीं कर सकते। फिर भी राजा कहते हैं, मैं नहीं चाहता। राज साहब कहते हैं कि अन्य राज्यों को निमंत्रण दिया जाए, रानी चंद्रभागा और रानी प्रभावती के घर वालों को भी नहीं बुलाया जाए। रानी माँ कहती है, बेटा तुम बहुत जिद्दी हो गए हो। राजा कहते हैं, क्या आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी? राजा कहते हैं, माँ मैं शादी करने को तैयार हो गया हूं, यही बहुत है। रानी माँ कहती है, ठीक है, हम किसी को नहीं बुलाएंगे और प्रजा अगर शादी में आना चाहे तो हम मना नहीं करेंगे। नीलम और उसके घर वाले राजमहल पहुंच जाते हैं। वहां का नजारा बहुत ही अद्भुत था। पूरे राज्य को फूलों से सजाया गया था और सभी लोग बस नीलम को एक नजर देखना चाह रहे थे, पर वह तो पालकी में पर्दों के बीच में थी। नीलम जरूर देख रही थी कि पर्दों की ओर से क्या क्या हो रहा है। उन लोगों की रहने की व्यवस्था महल के बाहर ही की गई थी। रानी माँ बहुत से उपहार लेकर नीलम से मिलने आई और नीलम का साधारण स्वरूप देखकर रानी माँ सोचने लगती है, कहीं मैंने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया? मैंने तो देखा कि इस लड़की की कुंडली बहुत अच्छी है, पर यह नहीं सोचा कि दिखती कैसी होगी। राजा इसे अपना भी पाएगा या नहीं? और अब तो प्रभावती भी गर्भवती है। उसकी संतान के पछले जाने के बाद इस लड़की से शादी करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। फिर तुरंत ही उसे कुलगुरु की बात याद आती है कि दोनों रानी और राजा के मिलन से संतान का योग तो बनता है, पर संतान प्राप्त नहीं होती। इस बार भी ऐसा ही हो गया, तो ये नीलम की कुंडली तो खुद उन्होंने ही मिलाई है, तो इसके लिए तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रह सकती। यही है जो हमें हमारे राज्य का उत्तराधिकारी दे सकती है। फिर रानी माँ सोचती है, रंग रूप का क्या, ये तो साधारण सी लड़की है और ज्यादा तैयार भी नहीं हुई है। अगर अच्छे से श्रृंगार करेगी तो सब अच्छी लगने लगेंगी। इसके तो कितने सुंदर है, इसकी बहुत गहरी नीली आंखें हैं। फिर वो नीलम को सब उपहार देती है और उसकी नजर उतारती है। दादी, चाचा, चाची गांव वालों से बात भी करती है। उन्हें बताती है कि राजा जी यह विवाह साधारण तरीके से ही कर रहे हैं, इसलिए हम लोग मंदिर में गंधर्व विवाह कर लेंगे। इसके लिए मंडप और बाकी रस्मों की जरूरत नहीं पड़ती। दादी को यह अजीब तो लगता है, क्योंकि उन्होंने तो नीलम की शादी के लिए बहुत से सपने सजा रखे थे। रानी माँ के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी, बस सब उनकी हाँ में हाँ मिला देते थे। रानी उठकर खड़ी हो जाती है तो सब लोग उनके सम्मान में खड़े होकर अभिवादन करते हैं। फिर रानी माँ कहती है, ठीक है, अब हम जाते हैं, हमें थोड़ी तैयारी करनी है। हम शाम को सब मंदिर में मिलेंगे और हमारे कुल देवता का मंदिर है, वहीं पर इन दोनों का विवाह होगा। दादी नीलम के पास बैठकर उसे पतिव्रता स्त्री के नियम बताने लगती है। हमेशा अपने पति की बात सुनना, उससे बहस मत करना, उनकी बातें मानना, उनके उठने से पहले उठना, उनके सोने के बाद सोना, उन्हें खिलाने से पहले खाना नहीं खाना। और मेरी लाडो, सबसे अंतिम बात, मायके का मोह मत करना। जब वे भेजें तभी आना, बिना उनकी इजाजत के या जिद करके मत आना। नीलम रोने लगती है, कहती है, पर आपकी याद आएगी तो मैं क्या करूंगी? दादी उसे प्यार से समझाती है, मेरी बच्ची, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी और तुम्हारे लिए यह नया जीवन बहुत सारी खुशियों से भरा होगा। तुम्हें अपने पति की खुशियों का ध्यान रखना होगा। नीलम अपनी दादी को देखते हुए
मन ही मन सोचना शुरू करती है कि उसका नया जीवन कैसे होगा और क्या वो वास्तव में इतनी जिम्मेदारियों को निभा पाएगी। दादी भी रोने लगती है, फिर उसे समझाते हुए कहती है, राजा साहब से तुझे इतना प्यार मिलेगा कि तू सबको भूल जाएगी। नीलम आंसुओं में कहती है, सबको भूल जाऊंगी दादी, पर आपको तो नहीं भूलूंगी। आपको कैसे भूल सकती हो? फिर दोनों दादी पोती गले लगकर रोती रहती है। मंदिर में ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार हो रहा था। करीब 21 पंडित एक साथ मंगलाचार कर रहे थे। राजा और नीलम वरमाला लिए खड़े थे। चंद्रभागा ने बहुत कोशिश की कि नीलम का चेहरा देख सके, पर वह लंबे घूंघट में थी। फिर शुभ घड़ी में दोनों ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाल दी। उन पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा होने लगी। नीलम की विदाई मंदिर से ही हो गई और गांव वाले और घर वालों को भी उन्हें महल नहीं ले जाया गया। हालांकि राजमहल की तरफ से उन्हें ढेरों उपहार मिले थे। नीलम सुहाग सेज पर बैठी राजा का इंतजार कर रही थी। तभी चंद्रभागा और प्रभावती प्रवेश करती है। नीलम जब घूंघट से देखती है तो चंद्रभागा कहती है, अरे छोटी रानी, हमें कैसा माना? हम भी तो तुम्हारा सुंदर सा मुखड़ा देखे जिस पर राजमाता फिदा हो गई है। ये कहकर वह खुद ही नीलम का घूंघट उठाती है। नीलम को देखकर उनकी हंसी निकल जाती है, पर बोलती कुछ नहीं है। प्रभावती मामले को समझकर नीलम का चेहरा हाथों में लेकर कहती है, कितनी सुंदर है हमारी छोटी रानी। फिर चंद्रभागा की तरफ देखकर कहती है, छोटी, इनकी आंखें देखो, कितनी गहरी और नीली है। राजा साहब तो इसी में डूब जाएंगे। चंद्रभागा के चेहरे से खुशी झलक रही थी। वे न कुछ सुनना चाह रही थी और न कुछ कहना चाह रही थी। इतने दिनों से वे इस शंका को लेकर जी रही थी। वह तो खुशी से अंबरे से बाहर निकल गई, पर प्रभावती उसे आवाज देती रह गई। नीलम सुहाग सेज पर बैठी रही। राजा सूर्यमल के आने का कोई असर नहीं दिख रहा था। उसकी निगाहें बार बार दरवाजे पर लगी हुई थी और अंदर जो डर था वह राजा साहब के सामने आने का था, जिसने चिंता का रूप ले लिया था। अब राजा साहब अभी तक आए क्यों नहीं? नीलम सारी रात आंखों में काट देती है, पर राजा जी के दर्शन नहीं हुए। सुबह उसे राजमहल अजनबी सा लग रहा था। वैसे तो सब सुविधा थी, पर कहने को अपना कोई नहीं था जिससे अपने मन की बात कह सके। घर की दादी और कमली की उसे बहुत याद आ रही थी। किससे कहे? अपना दुख झरोखे से उस उपवन को देखकर थोड़ी देर के लिए अपने मन को बहला रही थी। रानी महाराजा के पास जाती है और कहती है, हमने सुना है कल रात आप रानी नीलम के पास नहीं गए थे। राजा कहते हैं, आपने सही सुना था रानी मां, पर क्यों नहीं गए? कल आपकी सुहाग की रात थी और आपको उनके साथ होना चाहिए था। रानी कहती है, राजा कहते हैं, रानी, आपकी बात मानकर उस लड़की से विवाह तो कर लिया, लेकिन हम उसे अपना नहीं पाएंगे। ये सुनकर रानी मां को चिंता होने लगती है। क्या नीलम के साथ ऐसा ही होगा? क्या उनका विवाह केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा? रानी मां मन ही मन सोचती है कि नीलम को राजा का प्यार जीतने का अवसर देना चाहिए। रानी मां कहती है, राजा, तुम्हें पता है हमने तुम्हारी शादी उस लड़की से किसी उद्देश्य से की थी। उस उद्देश्य को तो पूरा करो। राजा कहते हैं, आप मुझ पर इतना दबाव नहीं बना सकती। मेरा मन उस लड़की के पास जाने का नहीं हो रहा। रानी मां कहती हैं, मैं राजमाता हूं और मैं तुम्हें हुक्म दे सकती हूँ। तुम्हें नीलम के पास जाना ही पड़ेगा। एक बार तो जाना ही पड़ेगा। फिर राजमाता चली जाती है। राजा आखिरकार मन मारकर नीलम के महल पहुंचता है। वह देखता है कि एक लड़की जिसके रेशमी बाल कमर तक लहराते थे, झरोखे से बाहर देख रही थी। राजा समझ जाते हैं कि यही सुंदरी नीलम होगी। वह आवाज लगाते हैं, नीलम। नीलम किसी पुरुष की आवाज सुनकर चौंक कर पीछे देखती है। ये कौन है? राजा उसे देखकर कहते हैं, तुम कौन हो? नीलम कहती है, जी मैं नीलम। राजा कहते हैं, नहीं, तुम नीलम नहीं हो सकती। हमने तो सुना है कि तुम बहुत सुंदर हो और तुम तो नीलम नहीं हो सकती। नीलम राजा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है, आप राजा साहब है ना? अब वो भाग्य मेरे स्वामी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, और उनके पैरों में गिर जाती है। राजा साहब 4 कदम पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, तुम नीलम नहीं हो। नीलम बड़े विनम्र स्वर में कहती है, राजा साहब, आपसे किसने कह दिया कि मैं सुंदरी हूं? नीलम पूरा वाक्य भी नहीं बोल पाती कि राजा सोचते हैं,
कल रात को तो चंद्रभागा ने बताया था कि नीलम बहुत सुंदर है, अद्भुत सौंदर्य है उसका। क्या वे हमसे मजाक कर रही थी? फिर वह जोर से चिल्लाकर कहते हैं, नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते। और राजा वहां से चले जाते हैं। नीलम तो ठगी से उन्हें जाते हुए देखती रहती है। वह सोचती है, मुझसे क्या भूल हो गई जो राजा जी मुझे ऐसा कहकर चले गए। फिर वह दर्पण में अपना मुख देखती है और कहती है, मैं सुंदर ही तो हूं। फिर चिल्लाकर कहती है, नहीं नहीं, मैं सुंदर नहीं हूं, देखो मेरा यह रंग रानी जैसा नहीं है। और वह अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। दासी जमुना आकर उसे उठाते हुए कहती है, रानी साहिबा, अब पलंग पर बैठ जाइए। फिर वह पूछती है, मैं सुंदर नहीं हूं क्या? जमुना कहती है, नहीं, आप बहुत अच्छी हो रानी। नीलम कहती है, नहीं, तुम झूठ बोलती हो, तुम भी मेरी दादी की तरह हो, तुम भी एक झूठ बोल रही हो। जमुना कहती है, नहीं रानी साहिबा, एक दिन राजा साहब जरूर आएंगे। लेकिन महीनों बीत गए और उसका इंतजार खत्म नहीं हो रहा था। राजा सूर्य प्रताप सिंह फिर कभी उसके महल में नहीं आए। नीलम ने अभी तक उन्हें जी भरकर देखा भी नहीं था। राजा, रानी मां और दोनों रानियां, किसी ने भी उसके महल में आकर झांका नहीं कि वह जिंदा है या मर गई। किसी को उसकी फिक्र नहीं थी, जैसे सबने उसे भुला दिया था। रानी मां ने भी अब राजा को कहना छोड़ दिया था। कोई नहीं था जो नीलम के पक्ष में कुछ बोले। नीलम अपनी बदन पर उबटन लगाती, दिन में 4-4 बार अपने बालों को संवारती, नए नए वस्त्र और गहने पहनती। वह पागलों की तरह दर्पण में खुद को निहारती रहती और किसी भी कमी को पूरा करने के लिए बार बार वस्त्रों और गहनों को बदलती रहती। फिर वह अपने खाने पीने की चिंता नहीं करती थी। वह मूर्छित होकर बार बार गिर पड़ती। उसकी यह दशा देखकर दासियां दुखी होती, पर वे भी बेचारी किससे कहती। उन्हें लगता कहीं रानी जी पागल तो नहीं हो गई। वे अपनी बुद्धि से जितना हो सकता था उनका उपचार कर देती और समय अपनी चाल से चल रहा था। नीलम के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। रानी पद्मावती का 6ठा महीना चल रहा था और अचानक उन्हें तकलीफ होने लगी। दाई, माँ और बेटी सभी ने अपने अनुभव से जी जान लगा दी, पर उन्होंने जन्मे बच्चे को बचा नहीं सके। पूरा राज्य शोक में डूब गया। रानी महाराज को कहती है, हमने तो पहले ही कहा था, पर आपको तो अपनी जिद करनी थी। हमें तो अपना कुलदीपक चाहिए था, बस हम नीलम को इसीलिए तो लाए थे, पर आपने कभी उसकी कद्र नहीं की। राजा माँ से निकल जाते हैं और सीधे नीलम के महल पहुंच जाते हैं। नीलम दिन रात राजा का इंतजार करती रहती थी और आज सा का एक दीपक अपनी देरी पर लगाती थी। दीपक लगा रही थी कि अचानक किसी के चलने के पैरों की आवाज सुनाई दी। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो सामने राजा जी आते दिखाई पड़े। कुछ तो मेरे भाग्य खुल गए, मेरे स्वामी मुझसे मिलने आ रहे हैं। खुशी के मारे वह नाचने लगी। राजा साहब का प्रवेश होता है और वह गोल गोल घूमती हुई राजा साहब से टकराकर गिरने लगती है। राजा साहब उसे पकड़कर बचा लेते हैं। नीलम मीठी सी हंसी हंसती है, लेकिन राजा साहब उसकी आंखों में देखना शुरू कर देते हैं। उसकी नीली आंखें राजा को आकर्षित करने लगती है और वह डूबकर नीलम को गले लगा लेते हैं। पति के प्रेम सागर में गोते लगाने लगती है। दूसरे दिन सुबह राजा उठते हैं तो खुद को नीलम के महल में पाते हैं। वे सोचते हैं कि मैं यहाँ कैसे। इतने में बगल में सोई नीलम पर उनकी नजर पड़ती है और उन्हें गिरना होने लगती है। वह तुरंत वहां से निकल जाते हैं। सुबह नीलम उठती है और राजा को ढूंढती है, पर राजा तो कहीं दिखाई नहीं देते। वह जमुना को आवाज लगाती है और पूछती है। जमुना कहती है, राजा, सब तो सुबह जल्दी ही निकल गए। प्रथम मिलन की खुशी में नीलम का चेहरा दमक रहा था। वह अलसाई सी पलंग पर लेटी हुई थी। यमुना कहती है, रानी साहिबा, स्नान का प्रबंध कर दो। तो नीलम कहती है, नहीं, आज नहीं। आज हम उनकी गंध को अपने में महसूस करना चाहते हैं। ताज माता के पास आती है और कहती है, हमने सुना है कल आप नीलम के पास गए थे। तो राजा कहते हैं, माँ, आपने सही सुना है। रानी माँ कहती है, चलो, आपको हमारी बात तो समझ में आई। राजा कहते हैं, फरमा रानी। रानी माँ कहती है, हम समझ गए, आप क्या कहना चाहते हैं। वह लड़की साधारण है, पर हमें कुल का दीपक वही देगी। रानी माँ चली जाती है। वैसे राजा को नीलम की नीली नीली आंखों की याद आ रही थी और उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उन्हें वही दृश्य नजर आ रहा था
जब वे आपस में मिले थे। दिन भर उनका मन किसी काम में नहीं लगा। वे जितना बोलना चाह रहे थे उन्हें वही नीलम की आंखें नजर आ रही थी। रानी मां ने राजा से कहा, याद है आखिरी बार उसे तुमने कितनी कम देखा था? क्या तुमने उसे पत्नी के सभी अधिकार दिए हैं? इतने दिनों से कभी उसकी सुध ली? क्या हाल है? राजा कुछ नहीं बोल सके। राजमाता ने आगे कहा, जाकर देखो उसे, वह हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई है और तुम खुशी की बात कर रहे हो। मुझे तो यकीन नहीं है कि वह 15 दिन भी जीवित रहेगी। राजा चौंक कर बोले, ये आप क्या कह रही है? हमारी संतान का क्या होगा? रानी मां कुछ नहीं कह पाई और आगे निकल गई। राजा नीलम के महल में पहुंचे। जब उन्होंने नीलम की हालत देखी तो बहुत दुखी हो गए। नीलम उठने का प्रयास करती है, लेकिन राजा उसे मना कर देते हैं। राजा देखते हैं कि जिन नीली आंखों का जादू उन पर चला था वे अब अंदर गहरी थी और चारों ओर काली थी। उसका शरीर तो बस हड्डियों का ढांचा रह गया था। उन्होंने मन में सोचा, यह शरीर कैसे एक बच्चे को खुद में धारण करेगा? राजा निर्दयी तो थे नहीं, लेकिन जब नीलम की यह हालत देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। नीलम के प्रति सहानुभूति और आत्मग्लानि महसूस हुई। मैंने नीलम की खैर खबर क्यों नहीं ली? लेकिन नीलम अब भी उनके लिए केवल एक स्त्री थी जिसके पेट में उनका बच्चा था। सूर्य प्रताप सिंह ने सभी दासियों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा, नीलम की हालत इस प्रकार क्यों हुई है और इसके लिए हमें सूचित क्यों नहीं किया गया? जब दासियों ने बताया कि नीलम स्वयं के खाने पीने का ध्यान नहीं रखती और दिन रात उनकी राह तकती रहती है, तो राजा को खुद पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा, मैं इतना दान पुण्य करता हूं, लेकिन अपनी अर्धांगिनी का इस तरह दुख हुआ, क्या भगवान मुझे माफ करेंगे? अब राजा ने आदेश दे दिया कि नीलम को बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने दिया जाए। उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाए। फल, दूध, भोजन सब समय पर दिए जाए। उन्होंने डॉक्टर को भी निर्देश दिए कि दिन में 2 बार आकर नीलम का चेकअप करें। लेकिन राजा सूर्य प्रताप सिंह ने आज भी नीलम से कोई बात नहीं की। नीलम अपने भाग्य पर विचार करने लगी। आज तो स्वामी के दर्शन हो गए, स्वयं आए और मेरा हालचाल भी पूछा। वह निहाल हो गई और दासियों को आवाज देने लगी, मेरा पूजा का थाल कहाँ है? मुझे मंदिर जाना है, आज तो बहुत वक्त निकल गया। जमुना दासी ने कहा, नहीं रानी, सही बात है, आप कहीं नहीं जा सकती। राजा साहब ने मना कर दिया है। आपका स्वास्थ्य भी सही नहीं है। राजा साहब ने खूब ख्याल रखने को बोला है। अब आपको अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना है। आपकी संतान भी आपकी जिम्मेदारी है। नीलम अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, यही तो है जिसकी वजह से मैं जीवित हूँ। मेरे स्वामी, मेरे बच्चे का ख्याल तो मुझे रखना ही है। उसने यज्ञ में तरह तरह के भगवान बनाकर लाई और आग्रह करके नीलम को खिलाने लगी। नीलम को दादी माँ की याद आ गई और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। दासी जमुना ने देखा तो बोली, क्या रो रही है रानी नीलम? बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, आप अपना ध्यान रखिए। यमुना ने कहा, रानी माँ, ओबैदी स्वयं अपने हाथों से खिलाकर जाती है। उसके बाद रानी ने कहा, हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए, और प्यार से नीलम के गालों पर हाथ फेरा। जैसे ही रानी माँ पलटी, नीलम फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन रानी माँ ने पलट कर नहीं देखा। वे सीधे द्वार से बाहर निकल गई, क्योंकि उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, जिसे वे किसी को दिखाकर खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहती थी। नीलम सोचने लगी, ये संतान तो मुझे बहुत खुशी दे रही है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इतने में राजा सूर्य प्रताप सिंह का प्रवेश होता है। उनके हाथ में एक फूलों का गुच्छा होता है। वे आते हैं और जमुना से कहते हैं, इसे रानी जी के पास रख दीजिए, इससे उनका मन खुश रहेगा। फिर वे नीलम की तरफ देखकर कहते हैं, आप कैसी है नीलम? नीलम थोड़ी सी सकुचाती है। यह पहला मौका था जब राजा ने उससे बात की थी। वह जवाब नहीं दे पाती कि क्या कहे। राजा सूर्य प्रताप सिंह का मन नीलम से बात करने का नहीं हो रहा था, लेकिन वह कुछ और बात शुरू करना चाहते थे। फिर वह फिर से पूछते हैं, अब आप कैसी हैं? बताइए ना। अगर आप हमसे बात नहीं करना चाहती तो हम चले जाते हैं। नीलम झट से कहती है, नहीं, आप जाइए मत, आपके आने से हमें अच्छा लगता है। राजा नीलम से कहते हैं, जब आपको हमारा आना पसंद है
तो आप हमसे बात क्यों नहीं कर रही है? नीलम कहती है, नहीं राजा साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर राजा पलंग पर बैठ जाते हैं और नीलम से कहते हैं, अच्छा ये बताओ आपको क्या पसंद है? नीलम पहले तो उन्हें एकटक देखती रहती है, फिर कहती है, राजा साहब, मुझे खेत खलियान और आकाश में स्वतंत्र उड़ते पक्षी बहुत पसंद है। उन्हें पिंजरे में कैद करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। राजा साहब कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है हमें क्या पसंद है? नीलम कहती है, नहीं। तो सूर्य प्रताप शाही कहते हैं, पूछिए ना, हम बताएंगे। राजा खुद ही कहते हैं, आप तो पूछेंगी नहीं, हम ही बता देते हैं। हमें चौसर खेलना और शिकार करना बहुत पसंद है। क्या आपको चौसर खेलना आता है? नीलम हिलाकर मना कर देती है। राजा कहते हैं, हम आपको बताते हैं कैसे खेला जाता है और ताली बजाकर चौसर खेल सिखाते हैं। नीलम को खेलना सिखाना बहुत अच्छा लगता है और उसे सूर्य प्रताप सिंह के समीप रहना भी अच्छा लगता है। रानी चंद्रप्रभा और प्रभावती के पास जाकर कहती है, दीदी आपने सुना? हाँ छोटे, सुना। यह बहुत खुशी की बात है। चंद्रभागा ने सवाल दागा, पर दादी, राजा साहब तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तब बड़ी रानी कहती है, छोटी, ये तो राजाओं की बात है। राजा ही जाने कब उनका दिल किस पर आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। फिर चंद्रभागा ने प्रसन्नता से पूछा, अगर उसे पुत्र हो गया तो राजा जी तो उसे ही प्रेम करेंगे ना? तब बड़ी रानी कहती है, तुम इतना क्यों सोच रही हो? छोटी, धैर्य रखो। चंद्रभागा कहने लगी, दीदी, इतने दिन तो कभी उसकी सुध नहीं ली, और जब से उसके गर्भवती होने की बात सुनी है, रानी उमा और राजा जी दोनों उसकी सेवा टहल में लगे हुए हैं। प्रभावती कहती है, छोटी, तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी नीलम के पास जाना चाहिए? उससे मिलकर उसे बधाई और उपहार देने चाहिए। चंद्रभागा कहती है, दीदी, मेरा मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा, मगर आप कह रही हैं तो हम चल सकते हैं। हमें चलना ही चाहिए। छोटी, राजा जी को इससे खुशी होगी। ऐसा कहकर प्रभावती बहुत से उपहार लेकर चंद्रभागा को साथ लेकर नीलम से मिलने चली जाती है। नीलम उन लोगों को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उनकी हालत देखकर प्रभावित होती है। चंद्रभागा और प्रभावती दोनों दुखी हो जाती है, लेकिन प्रभावती को यही लगता है कि क्या नीलम एक संतान को जन्म दे पाएगी या इस बार भी राजा जी की इच्छा अधूरी रह जाएगी। वह नीलम से कहती है, छोटी रानी, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? तो नीलम कहती है, दीदी, आप कह रही हैं तो हम अपना ख्याल जरूर रखेंगे। चंद्रभागा कहती है, आप ज्यादा खाया कीजिए, जिससे आपका बच्चा भी स्वस्थ होगा। आप जानते हैं ना, वह हमारे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। नीलम कहती है, नहीं। प्रभावती कहती है, हम दोनों की कोई संतान नहीं है। राजा साहब को इस होने वाली संतान से बहुत अपेक्षाएं हैं। नीलम सोच में पड़ जाती है, क्या मुझसे विवाह करने का यही तो उद्देश्य नहीं था राजा साहब का? लेकिन फिर वह अपने मन से इन विचारों को झटक देती है और खुद से कहती है, नहीं, दीदी ने कहा था कि मेरे खून से बहुत अच्छे मिलते हैं, और मेरी दादी ने भी यही बताया था, इसलिए उन्होंने मुझे पसंद किया। अब राजा साहब प्रतिदिन नीलम से मिलने आने लगे। वे उनका बहुत ख्याल रखने लगे, उन्हें सैर पर ले जाते, तालाब के किनारे ले जाते और उनकी खुशियों का पूरा ख्याल रखते। नीलम की सेहत में भी सुधार आने लगा। अब वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। राजा का स्नेह उसके जीवन में बस चुका था, लेकिन राजा अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे थे। उनकी बातचीत का विषय हमेशा स्वास्थ्य, खेल और परिधान ही रहता था। प्रेम की बात तो कभी हुई ही नहीं, क्योंकि राजा नीलम से प्रेम नहीं करता था। इस बीच चंद्रभागा जल रही थी। उसे लगता था कि मेरे रूप लावण्य के सामने नीलम की कोई बिसात नहीं है, लेकिन राजा जी तो नीलम के पास जा रहे थे। जब वह उन्हें बाग में घूमते और झूला झूलते देखती तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगता। वह सोचने लगती, मेरा रूप बेकार है, क्या मतलब इसका, जो राजा जी को बांध नहीं पाया? यदि इसमें जादू होता तो राजा नीलम की ओर क्यों बढ़ते? ये सब सोचकर नीलम के प्रति उसके मन में जलन भर गई। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था और नीलम का गर्भ 7 महीने का हो गया था। राजा के महल में गोद भरारी की तैयारियां होने लगी। नीलम के मायके वालों को भी बुलाया गया। नीलम के रूप में भी निखार आ गया था। गर्भावस्था में स्त्रियों का रूप चरम पर रहता है।
राजा सूर्य प्रताप सिंह को अब नीलम का साथ भाने लगा था। वे अब ज्यादा से ज्यादा समय नीलम के साथ गुजारने लगे थे। उसकी नीली आंखों में घंटों देखते रहते। नीलम के प्रति उनके मन में प्रेम का अंकुर फूट पड़ा था, लेकिन वह उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। राजा खुद ही संकोच में थे कि इतनी अवहेलना के बाद नीलम को ये सब कैसे कहेंगे और उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। नीलम खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत स्त्री समझने लगी थी। अब उसे किसी चीज की इच्छा नहीं थी। गोद भराई में 2 दिन बाकी थे। राजा सूर्य प्रताप सिंह अपने महल में आराम कर रहे थे। रानी चंद्रभागा ने पूरी सज धज के साथ प्रवेश किया। आज वह राजा साहब को रिझाने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आई थी। सूर्य प्रताप सिंह ने कहा, अरे आइए चंद्रभागा, बहुत दिनों बाद। सूर्य प्रताप सिंह अपनी बात पूरी करते इससे पहले ही चंद्रभागा बोली, आपने हमें बुला लिया इसलिए हमें आना पड़ा। राजा कहते हैं, मैं आजकल थोड़ा व्यस्त था। चंद्रभागा अपनी अदाओं से कहती है, आप अपनी नीलम के साथ खुश है, यह देखकर हमें बहुत खुशी होती है। राजा का अब इस सौंदर्य से मोह भंग हो चुका था। वे चंद्रभागा पर ध्यान नहीं देते। वे कहते हैं, हाँ नीलम बहुत अच्छी है, मैं पहले उसे समझ नहीं पाया। चंद्रभागा को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में किसी ने चुना और चुनौतियां डाल दी। राजा कहते जा रहे थे, अब मैंने उसे करीब से जाना है, वह बहुत अच्छी है। राजा की ये बातें सुनकर चंद्रभागा बिना कोई जवाब दिए महल से निकल गई। जब राजा ने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह खुद से कहने लगे, अरे यार, चंद्रभागा कहाँ चली गई। चंद्रभागा गुस्से में नीलम के महल में पहुंची और उसे देखकर कहने लगी, तुम समझती क्या हो अपने आप को। नीलम ने कहा, क्या हो गया दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही है। चंद्रभागा गुस्से में कहती है, क्या समझती हो अपने आप को, या नाज नखरे दिखाकर राजा को रिझाओगी। अपने दर्पण में देखने लायक है क्या तुम। वो तो राजा साहब को उत्तराधिकारी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई थी। नीलम कहती है, क्या कह रही हैं आप। उधर चंद्रभागा कहती है, नहीं तो क्या, कुंडली की वजह से ही तो राजा साहब की शादी तुम्हारे साथ हुई है। राजगुरु ने ही तो कहा था कि तुम राज्य को उत्तराधिकारी दोगी। अब उत्तराधिकारी मिल जाएगा तो राजा साहब उसे ले जाएंगे और तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। तुम फिर अकेली रहोगी पहले की तरह। यह कहकर वह जोर जोर से हंसते हुए वहां से चली जाती है। चंद्रभागा अपने महल में पहुंचती है तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है। वह सोचती है, मुझे ये सब बातें नीलम से नहीं कहनी चाहिए थी। कल उससे जाकर माफी मांग लूंगी। लेकिन नीलम पर तो जैसे वज्रपात टूट पड़ता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्या इसी वजह से राजा मेरे पास आते हैं और इस बच्चे के आने के बाद मुझे छोड़ देंगे। उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं जब राजा साहब ने उसके रंग को देखकर मुंह मोड़ लिया था। कोई भी उसके महल में नहीं आता था। वह तड़पती रहती थी। यह सोचकर चंद्रभागा की सारी बातें सही लगने लगती है। वह सोचती है कि बस राजा साहब इसी संतान के लिए आ रहे हैं और मुझसे जो बातें की जाती हैं वे सब एक छलावा मात्र है। नीलम बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते, जैसे उसने भी नीलम का साथ छोड़ दिया हो। वह अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, इसे ले जाकर फिर मुझे छोड़ देंगे। नहीं, मैं अपनी संतान को उन्हें ले जाने नहीं दूंगी। सामने नीलम की अंतरात्मा कहती है, नीलम वो राजा है, उनके सामने कहां टिक पाएगी, तो कहां लेकर जा सकती है। इसे राजा ऐसे अस्पताल में भी ढूंढ लाएंगे। नीलम का स्वाभिमान जाग जाता है। वह कहती है, मुझे ऐसा जीवन मंजूर नहीं। मैं राजा जी को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि कोई भी फिर कभी इस तरह फायदा नहीं उठा पाएगा। वे संतान के लिए सब कर रहे हैं तो मैं उन्हें संतान ही नहीं दूंगी। यह सोचकर नीलम झरोखे के पास खड़ी हो जाती है। उधर राजा चंद्रहार लेकर नीलम के महल की ओर दौड़ते हैं। वह सोचते हैं, आज तो मैं अपने मन की बात नीलम से कह दूंगा। राजा द्वार पर पहुंचकर नीलम को देखते हैं जो झरोखे के पास खड़ी है। वह आवाज लगाते हैं, नीलम नीलम। नीलम पलटकर राजा को घूर कर देती है और कहती है, आप इन संतान के लिए सब कुछ कर रही है ना, ये आपको कभी नहीं मिल पाएगी। आप संतानहीन रहोगे। और यह कहते हुए झरोखे से छलांग लगा देती है। राजा दौड़कर झरोखे तक आते हैं और पीछे देखते हैं। वह देखते हैं कि खून से लथपथ नीलम की मृतदेह वहां पड़ी है।
राजन, नीलम, नीलम कहकर वह पुकारते हैं, लेकिन नीलम तो जा चुकी होती है। राजा नीलम के पास दौड़कर आते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। वह कहते हैं, नीलम, तुमने क्या किया? मुझे कम से कम कुछ बोलने का तो मौका दिया होता। मैं तुमसे कितना प्रेम करने लगा हूं। लेकिन अब राजा की सुनने वाला कौन था? राजा ये सोचते हैं कि नीलम ने अचानक यह कदम क्यों उठाया। तब चंद्रभागा अपने किए पर पछता रही थी। उसे जैसे ही यह खबर मिलती है कि छोटी रानी ने झरोखे से छलांग लगा दी, तो वह अपने आप को संभाल नहीं पाती और दौड़कर छोटी रानी यानी नीलम के पास पहुंचती है। वह रो रो कर कहती है, छोटी रानी, हमें माफ कर दीजिए। हमने तो स्वतंत्रता के कारण आपको खरी खोटी सुनाई थी। हम नहीं जानते थे कि यह नजाम इतना बुरा होगा। राजा चंद्रभागा की तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं, ऐसा क्या हुआ था कि छोटी रानी झरोखे से कूद गई? चंद्रभागा अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहती है, राजा साहब, हमें माफ कर दीजिए। हम सौत अंधा से इतनी जलन महसूस कर रहे थे कि हम चाहते थे कि आप नीलम पर बिल्कुल ध्यान न दें। राजा साहब कहते हैं, चंद्रभागा, ये तुमने क्या किया? मेरा वारिस तो चला गया। मुझे अब नीलम से सच्चा प्रेम हो गया था। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। नीलम, जो रो रो कर क्षमा मांगने लगी थी, वह राजमाता की ओर देखती है। उन्हें समझ नहीं आता कि यह क्या हो गया। कितने अरमान उनके थे अपने उत्तराधिकारी को देखने के, लेकिन सब सपने में ही रह गए। कुछ भी पूरा नहीं हुआ। राजा सोचते हैं, क्या राजा के भाग्य में संतान सुख नहीं था? इस कहानी से तो यही साबित हुआ कि राजा के भाग्य में कोई संतान सुख नहीं था, वह निसंतानता में ही रहा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।